आगे देखिए क्षारों के रासायनिक गुण। क्षारों के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। यहाँ हम देखेंगे कि क्षार जब भी किसी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। ये इस प्रकार की हम रिएक्शंस यहाँ देखने वाले हैं। ये सब रासायनिक गुण में आती हैं। और क्योंकि ये क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है मैंने आपको बता ही दिया है कि क्षारों के भौतिक गुण, क्षारों के रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन आता है और उस पर अच्छे नंबर मिलते हैं। प्रबल क्षार जब, अरे गिर गया, टेस्टर गिर गया। प्रबल क्षार सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके, सक्रिय धातुओं के साथ, धातुओं के साथ क्रिया करके, क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, गैस उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए रिएक्शन वाला, अच्छा उदाहरण, ताकि आपको समझ में आ सके क्या होता है। ड्राफ्ट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है समझने की, इसलिए ड्राफ्ट नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट रिएक्शन समझा रहा हूँ। देखिए मेरे पास एक प्रबल अम्ल है और कुछ सक्रिय धातु है। सक्रिय धातु जिंक है और सक्रिय धातु जिंक की अभिक्रिया में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहा हूँ। जब भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी क्रिया कराई जाएगी तो सबसे पहले हम इनको आयनों में तोड़ लेते हैं और आयनों में तोड़ने पर हमें समझ में आएगा चीज़ें कैसे बनती हैं। ठीक है, पहले इसको आयनों में तोड़ लेते हैं। ये कैसे टूटता है आयनों की फॉर्म में, तो इसको तोड़ने के लिए हमें ये तीनों चीज़ें ब्रेक करनी पड़ेंगी यहाँ पर, ताकि आपको रियल प्रोडक्ट समझ में आ सके कैसे बना। तो 2 पोटेशियम आयन यहाँ से निकलेंगे और 2 ही ऑक्सीजन आयन यहाँ से निकलेंगे और 2 ही हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव निकलेंगे क्योंकि पोटेशियम भी पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो सक्रिय मेटल है जिसका नाम है जिंक, सक्रिय धातु कौन है, जिंक है। ये एक सक्रिय धातु है, ये ऑक्सीजन के संग क्रिया कर जाएगी तो सबसे पहले बनने वाला है जिंक डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ये क्रिया करेगा इस पोटेशियम के साथ, क्योंकि ये जो है इस पूरे के पूरे पोटेशियम के साथ क्रिया करता है। इस पूरे संग पोटेशियम के साथ जब ये क्रिया करेगा तो यहाँ से जो चीज़ बनने वाली है वो बनेगी K2, क्योंकि आप देख रहे हैं पोटेशियम के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु पोटेशियम के, इसलिए K2 जिंक डाइऑक्साइड, यानी कि पोटेशियम जिंक ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे पोटेशियम जिंक ऑक्साइड बना है। पोटेशियम जिंकेट भी कह सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, पोटेशियम जिंकेट भी बोल सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो चीज़ बची है उसको लिख दीजिए, क्या बच रहा है। देखिए इसने इसके संग क्रिया कर ली, यानी कि ये भी उपयोग हो गया और ये पूरा का पूरा उपयोग हो गया, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंकेट कहलाता है ये। तो ये इसके संग जुड़ जाएगा तो पोटेशियम जिंकेट बन गया यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, पोटेशियम जिंकेट, पोटेशियम, अरे 1 मिनट, पोटेशियम जिंकेट, पोटेशियम जिंकेट बन गया ये। अब जो चीज़ बच रही है वो है केवल 2 हाइड्रोजन आयन, तो ये क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन गैस के रूप में उत्सर्जित हो जाएंगे। तो ये गैस बन गए। तो आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि यहाँ जो लिखा था वो हो गया। देखिए प्रबल क्षार सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा जब भी कोई प्रबल क्षार किसी मेटल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस जरूर मुक्त होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गई। एक और रिएक्शंस मैं आपको समझाऊंगा, जरा देखिए, सेम टू सेम रिएक्शन होगी बिल्कुल। हमारे पास सक्रिय मेटल जिंक ही है, लेकिन अब के हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह, वो भी 2 बार ले रहे हैं। अब इसको हम फिर से क्रिया कराएंगे किसके साथ, जिंक के साथ। तो सेम टू सेम प्रोसेस होगा, पहले के जैसा ही प्रोसेस होगा। देखिए अब यहाँ से जो मेटल अलग होने वाले हैं वो इस प्रकार से 2 तो सोडियम निकलेंगे यहाँ से, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन निकलने वाले हैं यहाँ से, और 2 ही हाइड्रोजन आयन निकलने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये निकल आए, तो अब ये निकल आएंगे, तो अब होगा क्या, जरा ये समझिए कि यहाँ जो जिंक है, यहाँ जो जिंक है, ये जो जिंक है ये क्रिया कर जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से जिंकेट बनेगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, जिंकेट बोलते हैं। तो ये जो जिंकेट है वो सोडियम के साथ क्रिया करेगा, सोडियम के साथ, तो बनेगा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, क्या बनेगा,
सोडियम जिंकेट क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है N2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये मेन प्रोडक्ट है सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट बन गया। तो सोडियम जिंकेट बना कैसे, जरा एक बार और समझ लीजिए। इस जिंक ने ऑक्सीजन के संग क्रिया करी तो जिंक ऑक्साइड यानी जिंकेट बन गया। अब जिंकेट ने सोडियम के साथ क्रिया करी तब जाके सोडियम जिंकेट बना। ठीक है, इसमें यहाँ सोडियम के 2 परमाणु इसलिए यहाँ पे N2 लगाया है मैंने। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सोडियम जिंकेट कैसे बन रहा है। अब क्या चीज़ बच रही है, केवल ये बच रही है, तो इसको यहाँ आगे लिख देंगे हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। क्या बनी है, ये हाइड्रोजन गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस। जैसा कि मैंने थ्योरी में भी बोला था कि यहाँ हाइड्रोजन गैस अवश्य बनेगी। जब भी कोई प्रबल क्षार किसी सक्रिय धातु के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस अवश्य मुक्त होगी। तो वहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो चुकी है। ये देखिए यहाँ हाइड्रोजन गैस बन गई है ये। ठीक है, तो आपको समझ में आया दोनों रिएक्शन से कि हाइड्रोजन गैस कैसे मुक्त हो रही है और प्रबल क्षार सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब अगली रिएक्शन देखिए। ठीक है, अब हम क्षार की दूसरी अभिक्रिया में देखेंगे क्षार अधातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है हमारी क्षारों की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, इसमें देखिए जरा, यहां देखिए क्षार अधातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, क्षार अधातुओं के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इसमें यहाँ अधातुओं के ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करते हैं। यहाँ अधातुओं के ऑक्साइड ऑक्साइड क्या होते हैं जरा देखना। जब मैं अधातुओं के ऑक्साइड आपको दिखाऊंगा तो तुरंत समझ जाओगे। कोई यौगिक आपको दिखाऊंगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे CO2। ठीक है, अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं जरा देखिए। अधातुओं के ऑक्साइड के साथ, यहाँ अधातुओं के ऑक्साइड के साथ क्षार क्रिया करते हैं, क्षार क्रिया करते हैं। ठीक है, अब जरा उदाहरण देखिए। इस सोडियम यहाँ सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ लेते हैं ताकि हमें समझ में आ सके प्रोडक्ट कैसे बनता है। यहाँ से निकलेंगे 2 सोडियम यानी Na+, यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकलेंगे नेगेटिव, और यहाँ से निकलेंगे 2 हाइड्रोजन आयन प्लस। ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयन प्लस, और यहाँ CO2 का CO2 रहेगा। ठीक है, अब ये CO2 का CO2 ही रहता है, लेकिन ये क्रिया करेगा सोडियम के साथ। उससे पहले एक चीज़ और होती है, यहाँ जो 2 ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। अब इसका करने का सीधा सीधा पर्पज होता है कि 2 हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके जल का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया हमें यहाँ दिखाने के लिए 2 ऑक्सीजनों को अलग अलग करना पड़ेगा, जैसे कि हमने अलग अलग ऑक्सीजन लिखकर आपको समझाया है। अब यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन हैं वो ऑक्सीजन के संग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, ऑक्सीजन के संग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले जल निर्मित हो जाएगा। सबसे पहले क्या निर्मित होगा, जल निर्मित होगा, यानी H2O निर्मित हो जाएगा। ये ले H2O बन गया। ठीक है, यानी वाटर
बन चुका है। यहाँ ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन है ये CO2 से क्रिया कर जाएगा। देखिए ज़रा कैसे होता है ये, यहाँ बचा हुआ ऑक्सीजन इस CO2 से क्रिया करके बनाएगा यहाँ CO3। जो CO3 बन गया, अब ये जो CO3 है ये सोडियम आयन के साथ में क्रिया कर लेगा। ये जो CO3 नेगेटिव आयन बना है ये किसके साथ क्रिया कर लेगा, ये सोडियम के साथ क्रिया कर लेगा और आपका मुख्य प्रोडक्ट बन जाएगा Na2CO3। ठीक है, NO2CO3 कैसे बनेगा ज़रा देखेंगे कि यहाँ से ये जो CO3 बनाया है मैंने, ये सोडियम आयन के साथ क्रिया करके यहाँ बना देगा आपका मेन प्रोडक्ट जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 बन चुका है। ठीक है, यानी कि लवण और जल दोनों ही निर्मित हो चुके हैं। तो यहाँ जो Na2CO3 बना है वो क्या है, अपने आप में एक लवण है। ठीक है, क्या है ये, एक लवण है, लवण। ठीक है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, का नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो ये सॉलिड कंडीशन में प्राप्त हो गया और ये H2 जो है लिक्विड कंडीशन में प्राप्त होता है। ठीक, इस प्रक्रिया को एक बार और समझ लीजिए मैंने कैसे किया है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड में मैंने सोडियम आयन को अलग किया, ऑक्सीजन आयन को अलग किया और हाइड्रोजन आयन को अलग किया। जब तीनों चीज़ों को अलग किया और CO2 ने किसके साथ क्रिया करी है ये सबसे ज़्यादा समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 2 ऑक्सीजन आयन यहाँ से निकल के आए हैं इनको हम एक एक ऑक्सीजन आयन में तोड़ लेंगे ताकि हम जल बना सकें, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन भी बने थे। इन 2 हाइड्रोजन आयनों की क्रिया एक ऑक्सीजन के साथ जब होगी तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इसकी वजह से सबसे पहले जल निर्मित हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्षार निर्मित होने से पहले क्या होता है। तो क्षार निर्मित होने से पहले ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन है ये CO2 के साथ क्रिया कर जाएगा। इसकी वजह से CO3 बनेगा। ये जो CO3 कार्बोनेट बना है ये कार्बोनेट इस मेटल के साथ क्रिया कर जाएगा, इसका नाम है सोडियम। यानी कि कार्बोनेट ने सोडियम के साथ क्रिया करी, इसकी वजह से बना सोडियम कार्बोनेट। यानी कि ये एक लवण है और वो जल है। तो हमने देखा जब भी कोई क्षार किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनते हैं। ठीक है, यही समझना है और यही हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे एक और उदाहरण देखिए ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ सके आपको। ठीक है, चलो देखिए। अब हम दूसरा उदाहरण आपको समझाते हैं। जरा दूसरा उदाहरण समझिए। इस उदाहरण में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे। तो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की संख्या 2 है, इसकी क्रिया हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हैं। तो इसका नाम हो गया ये क्षार है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया। ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, इस समीकरण को समझने देखिए ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये है सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों की अभिक्रिया कैसे होती है इस चीज़ को समझने से पहले सबसे पहले हम इसको आयनों में तोड़ लेते हैं। चला देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले इसको आयनों में तोड़ेंगे, तीनों को आयनों में तोड़ते हैं। यहाँ से 2 पोटेशियम आयन निकलते हैं और 2 पोटेशियम आयन निकलते हैं और साथ में यहाँ से 2 ही हाइड्रोजन आयन निकलेंगे। 2 हाइड्रोजन आयन निकल के आ गए, 2 ऑक्सीजन आयन निकल के आएंगे। इनमें से फिर दोनों ऑक्सीजन आयन को अलग अलग कर लेंगे। ये दोनों जो ऑक्सीजन आयन अलग अलग हमने किए हैं, अब इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी 2 हाइड्रोजन आयन के साथ में। ये जो ऑक्सीजन है इसकी क्रिया 2 हाइड्रोजन आयन के साथ हो गई, इसकी वजह से बना जल। क्या निर्मित हो गया, सबसे पहले जल निर्मित हो गया। तो जल कैसे निर्मित हुआ है आप समझ चुके हैं। 2 हाइड्रोजन आयनों ने एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल का निर्माण कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे बचा हुआ ऑक्सीजन किसके साथ क्रिया करता है। ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन है ये हमेशा SO2 के साथ क्रिया करेगा और सल्फाइड बना देगा। क्या बना देगा, SO2 के साथ क्रिया करने के बाद में ये सल्फाइड बना देगा SO3। ये SO3 जो बना है, अब ये SO3 इस पोटेशियम के साथ क्रिया कर जाएगा। ये SO3 इस पोटेशियम के साथ क्रिया कर जाएगा। इसकी वजह से क्या निर्मित हो सकता है, इसकी वजह से निर्मित होगा एक लवण, इसका नाम होगा पोटेशियम सल्फाइड। क्या निर्माण होगा, पोटेशियम सल्फाइड का। देखिए जरा पोटेशियम सल्फाइड कैसे बना, K2SO3 ये बन गया आपका पोटेशियम सल्फाइड। पोटेशियम सल्फाइड बन गया, आपका मुख्य लवण है ये। तो आप समझ चुके हैं जब भी कोई क्षार किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनते हैं। ठीक है, लवण और जलों का निर्माण हो गया। तो यहाँ समझ गए आप क्षार की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। ओके।
बाद जो तीसरी रिएक्शन होगी, क्षार की अम्लों के साथ अभिक्रिया, क्षार की अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्षार जब भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो लवण तथा जल बनता है, तथा जल बनता है, लवण और जल बनता है। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इसका अगर हम ड्राफ्ट लिखें तो जरा देखिए ड्राफ्ट कैसे होगा। ड्राफ्ट में क्या होगा, क्षार प्लस अम्ल दोनों की क्रिया, और यहाँ बनेगा लवण और जल। क्या बनेगा, लवण और जल। लवण अपने आप में ना तो अम्ल होता है ना क्षार होता है, उदासीन होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम ही उदासीनीकरण की अभिक्रिया पड़ा है। ठीक है, प्लस जल। रिएक्शन समझेंगे। पहला उदाहरण होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, अपने आप में एक प्रबल क्षार है। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हम प्रबल अम्ल HCl के साथ करवाते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। हमें पता है जब यहाँ ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आयनों में टूटेगा, इस प्रकार से ये आयनों में टूट जाएगा, सोडियम आयन और OH आयन नेगेटिव, यहाँ से हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव और Cl आयन नेगेटिव, दोनों ही आयनों में टूट गए। दोनों को आयनों में तोड़ने के बाद में अब हम इनको मिलाते हैं। देखिए ये जो अंदर वाले हैं अंदर वालों से मिल जाएंगे, बाहर वाले बाहर वालों से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ जो निर्मित होने वाला है जल और लवण आसानी से निर्मित हो जाएगा। यहाँ जो अंदर वाले अंदर से मिल गए, बाहर वाले बाहर से मिल गए। अब देखते हैं क्या बनता है। बड़ी आसानी से हमें नज़र में आता है कि NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl। क्यों, क्योंकि यहाँ से सोडियम आयन और क्लोरीन आयन आपस में मिलकर क्या बना देंगे, NaCl। और अंदर वाली चीज़ें जो हैं हाइड्रोजन आयन और OH आयन मिलकर क्या बना देंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन हो चुके हैं तो इसलिए H2O बनेगा। क्योंकि देखिए 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए, 1 ऑक्सीजन का एटम, और इस प्रकार से जल का निर्माण हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा जो लवण बना है इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या बना है, सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड नाम का जो लवण बन चुका है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इस उदाहरण के द्वारा आपको ये भी समझ में आया कि कोई भी क्षार जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण कैसे बनता है और जल कैसे बनता है। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे एक और उदाहरण ताकि और स्पष्ट हो सके चीज़ें कैसे बनती हैं। ठीक है, जरा देखेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अगली रिएक्शंस है मेरी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। लेकिन यहाँ मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता पहले से अधिक ले रहा हूँ, 2 बार कर दिया है मैंने। ठीक है, अब देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले वही काम है, कोई भी यदि यौगिक दे रखा है अभिकारक के रूप में तो उसे आयनों में तोड़ लीजिए। आयनों में तोड़ने से फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें स्पष्ट रूप से बनती हैं प्रोडक्ट के रूप में, और आपको समझ में आता है ये कैसे कैसे बना है। ठीक है, आपको ये भी समझ में आता है कि इस फॉर्म में ये इस प्रकार से बना है, यानी कि ये इस यौगिक के टूटने के कारण ऐसे ऐसे अम्ल मिले इसीलिए ये बना है। ठीक है,
ओके, जरा देखिए वही काम हम करते हैं, आयनों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आयनों में तोड़ने से हमें पता चलेगा कि ये जो यहाँ से आयन निकलने वाले हैं, यहाँ से निकलेंगे 2 सोडियम आयन, वो भी पॉजिटिव, यहाँ से 2 OH आयन निकलेंगे, वो भी नेगेटिव, यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, वो भी पॉजिटिव, और यहाँ से एक सल्फेट आयन निकलेगा, वो भी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ जो सल्फेट आयन निकला है नेगेटिव और 2 हाइड्रोजन आयन नेगेटिव पॉजिटिव निकले हैं। अब इनमें देखते हैं कि ये जो आयन है आपस में कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो आयनों को मिलाने के लिए हम बताएंगे आपको कि यहाँ कैसे कोई चीज़ कैसे मिल रही है। ज़रा देखेंगे, ये सोडियम जो है ये सल्फेट से मिल जाएगा। सोडियम हमेशा किससे मिलेगा? सल्फेट से मिलेगा। तो सोडियम सल्फेट बनेगा पहला लवण। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ठीक है, तो जल कैसे निर्मित होगा ये भी देख लेंगे। आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2, यानी टोटल हाइड्रोजन 4 हो गए, और ऑक्सीजन जब 2 है तो अगर हम पानी बनाते हैं तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O। H2O के फॉर्मूले के अंदर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम 2 होते हैं और ऑक्सीजन का एटम 1 होता है। इस प्रकार से यदि हम 2 बार पानी बनाते हैं तो हाइड्रोजन के एटम 4 होते हैं और ऑक्सीजन का एटम होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार ही पानी बनने वाला है। ज़रा देखिए कैसे। सोडियम को सल्फेट से मिलाइए, सबसे पहले Na2SO4 बनेगा, सोडियम सल्फेट बन गया। सोडियम सल्फेट नाम का लवण बन चुका है। अब ये जो जल बना है वो 2 बार कैसे बना है जरा ये भी देख लीजिए। हाइड्रोजन के 2 एटम, 2 दूनी 4 हो गए, और एक ऑक्सीजन, यानी कि टोटल ऑक्सीजन के एटम 2 हैं वहाँ, और हाइड्रोजन के एटम 4 हैं, इसलिए 2 बार जल स्पष्ट रूप से बन रहा है इस अभिक्रिया में। ठीक है, अब आपने देखा ये अभिक्रिया आपको अच्छी तरह समझ में आई। तो इसमें जो लवण बना है उसका नाम क्या है? ये देखिए, इस लवण का नाम है सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये सोडियम सल्फेट नाम का लवण बन गया। तो 2 उदाहरणों से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा कि यहाँ एक जब क्षार होता है वो अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण कैसे बनता है और जल कैसे बनता है, ये आपको क्लियर हो गया। अब आप देख कर भी समझ चुके होंगे कि अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई है। ठीक है, अगला टॉपिक है उसका नाम है क्षारों के उपयोग। यहाँ हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण क्षार का क्या क्या उपयोग होता है। ठीक है, जरा देखिए। क्षारों के उपयोग, अब हम क्षारों के उपयोग में सबसे पहला जो क्षार ले रहे हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग अब हम यहाँ देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। साबुन के निर्माण में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। पहला उपयोग समझ गए आप लोग, यानी कि साबुन जहाँ बनता है, जिस इंडस्ट्री में साबुन का निर्माण किया जाता है वहाँ NaOH क्षार का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, दूसरा धावन पाउडर बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। नेक्स्ट, कागज होते हैं। हाँ, अगला उपयोग देखिए, रेयॉन के निर्माण में भी NaOH का उपयोग होता है। NaOH का उपयोग किया जाता है।
उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला उपयोग। कागज व लुगदी। कागज और लुगदी मतलब ऐसे कागज की जो गट्ठर बनते हैं बहुत बड़े बड़े, कागज या कागज की लुगदी बनाने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। NaOH का उपयोग होता है। तो आप समझ गए, कागज़ या लुगदी के निर्माण में जहाँ पर भी कागज़ का निर्माण किया जाता है वहाँ क्षार का जरूर उपयोग किया जाएगा, तभी जाके एक सही कागज़ का निर्माण हो पाएगा। ठीक है, अगला उपयोग है अनेक केमिकल। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में जो बनाए जाते हैं, केमिकल के निर्माण में सबसे पहले NaOH का उपयोग होता है। सबसे पहले NaOH का इस्तेमाल करते हैं, NaOH का उपयोग करते हैं। उपयोग यानी कि यूज करते हैं, इसको लेते हैं इस्तेमाल में। ठीक है, उपयोग यानी इस्तेमाल में लेते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये सभी हुए NaOH के उपयोग, यानी कि जो प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके उपयोग। जरा एक बार और रीड करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला उपयोग है साबुन के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। जहाँ भी जिस इंडस्ट्री में जिस फैक्ट्री में साबुन बनता है वहाँ NaOH यानी कि का जिस भी फैक्ट्री के अंदर सोडियम शुरू से देखिए, पहला उपयोग साबुन के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी जिस फैक्ट्री में साबुन का निर्माण किया जाता है वहाँ क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा साबुन के निर्माण के लिए। ठीक है, अगला उपयोग कह रहा है कि धावन पाउडर बनाने के लिए NaOH का उपयोग, यानी कि जो धावन पाउडर होता है यानी डिटर्जेंट जो होता है, डिटर्जेंट का निर्माण करने के लिए, धावन पाउडर का निर्माण करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। आगे है रेयन के निर्माण के लिए, रेयन फाइबर्स होते हैं, धागे होते हैं बड़े बड़े, तो रेयन के निर्माण के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कागज और लुगदी दोनों के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनेक केमिकल के निर्माण के लिए सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जहाँ भी केमिकल फर्टिलाइजर बनते हैं या केमिकल्स तैयार किए जाते हैं बहुत सारी दवाइयों के लिए भी, तो उनमें क्षार का प्रयोग किया जाता है, वो क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे जो क्षार है उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ आप समझेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। देखते रहिए, समझते रहिए, आराम से आपको समझा दूंगा। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहला उपयोग देखिए, सफ़ेदी जो घरों पे पहले पेंट की जाती है, यानी कि जो वॉल होती है उन दीवारों पे सफ़ेदी लगाई जाती है ना, तो सफ़ेदी के निर्माण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, तभी तो वो वाइट कलर की होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, यानी उपयोग यानी कि यूज होता है, प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, उपयोग होता है। दूसरा, सफ़ेदी के निर्माण के लिए हो गया, ब्लीचिंग पाउडर के लिए, किसका? ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में
जब ब्लीचिंग पाउडर बनाया जा रहा है तो उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। निर्माण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, उपयोग होता है। ठीक है, तीसरा उपयोग देखेंगे। तीसरा उपयोग चमड़ा जो बनता है, जो बेल्टों के लिए चमड़ा तैयार होता है, पर्सों के लिए चमड़ा तैयार होता है, जूतों के लिए चमड़ा तैयार होता है, तो चमड़े का निर्माण करने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो चमड़ा उद्योग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल यानी उपयोग लिख दो, उपयोग होता है। ठीक है, आगे ये कह सकते हैं, नेक्स्ट उपयोग में कह सकते हैं जल की कठोरता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यहाँ आप समझेंगे पहला उपयोग क्या है और क्या कह रहा है। ये सभी उपयोग आपको लिखाए हैं, तो सभी को एक बार और समझते हैं। जरा देखिए, सफ़ेदी के निर्माण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। जो दीवारों पे पोती जाती है या दीवारों पे पेंट की जाती है उसको कहते हैं सफ़ेदी। तो सफ़ेदी के निर्माण के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला उपयोग हो गया। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर तो काफ़ी ज़्यादा फेमस सुना है। ब्लीचिंग पाउडर के बाद है चमड़ा उद्योग। अगला उपयोग है जो केमिकल, यानी कि जैसे कि पर्स के लिए, जूतों के लिए या फिर बेल्टों के लिए चमड़ा बनता है, या और भी अधिक वस्तुओं के लिए चमड़ा जो बनता है, तो उस चमड़े का निर्माण करने के लिए चमड़ा उद्योग के अंदर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे है कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। जो कठोर जल है उसको मृदु जल यानी सॉफ्ट जल बनाने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। आपको भली भांति समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट देखिए, सब्सक्राइब करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक ठोकिए। ठीक है, अगला जो हमारा उपयोग है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। चलिए देखते हैं। दूसरा उपयोग है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। अगला जो हमारा क्षार है इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इसके उपयोग पढ़ेंगे। आप समझिए, बड़े आसानी से इसके सभी उपयोग मैं आपको समझा देता हूँ। ज़्यादा नहीं, कम से कम 4 या 5 पॉइंटों में इसके उपयोग मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, गौर करिए ज़रा। पहला उपयोग है, इसका उपयोग साबुन निर्माण में किया जाता है। NaOH का उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है, अर्थात NaOH की मदद से ही साबुन का निर्माण होता है।
दूसरा उपयोग देखेंगे NaOH का उपयोग, NaOH का उपयोग, NaOH का उपयोग डिटर्जेंट पाउडर यानी जिसको बोलते हैं धावन पाउडर, धावन पाउडर बनाने में भी किया जाता है, बनाने में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है। NaOH का उपयोग धावन पाउडर यानी डिटर्जेंट पाउडर जो कि सर्फ होती है उसको बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिससे कपड़े धोए जाते हैं। अब तीसरा उपयोग देखेंगे NaOH का उपयोग, NaOH का उपयोग कपड़ा और लुगदी में बनाने की, कपड़ा और लुगदी, ये जो कागज़ होता है सॉरी NaOH, अगर तीसरा उपयोग है NaOH का उपयोग कागज़ और लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। यानी कागज़ और उसकी लुगदी से ही कागज़ का निर्माण होता है। ठीक है, कागज़ बनेगा, उसकी लुगदी बनेगी, तो इन सभी चीज़ों का जो निर्माण हो रहा है NaOH का उपयोग जो है कागज़ और उसकी लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तीसरा उपयोग हुआ। अब चौथा उपयोग देखेंगे यहाँ NaOH का उपयोग, NaOH का उपयोग रेयॉन बनाने के लिए किया जाता है। रेयॉन बनाने के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उपयोग देखेंगे, 5th नंबर का जो उपयोग है NaOH का उपयोग अनेक रसायन बनाने के लिए किया जाता है। NaOH का उपयोग, NaOH यानी कि क्षार है, ये प्रबल क्षार है। NaOH का उपयोग अनेक रसायनों के निर्माण में किया जाता है, अनेक रसायनों के निर्माण में किया जाता है। अनेक रसायनों के निर्माण में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो उपयोग हो गए हैं, ये प्रबल क्षार जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके उपयोग देखे हैं आपने। एक बार इनका क्विक रिवीजन करा देता हूँ, जरा देखिए। NaOH का उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है, यानी कि साबुन की जो इंडस्ट्री है जिसमें साबुन का निर्माण किया जाता है, वहाँ NaOH का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाएगा ताकि साबुन का निर्माण हो सके। ठीक है, दूसरा उपयोग है NaOH का उपयोग धावन पाउडर यानी डिटर्जेंट पाउडर जिसको सर्फ कहते हैं, जिससे कपड़े धोए जाते हैं, उसका निर्माण करने के लिए भी NaOH का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। तीसरा है NaOH का उपयोग कागज़ और लुगदी बनाने के लिए किया जाएगा, यानी कागज़ का निर्माण होता है और लुगदी की सहायता से ही होता है। ठीक है, कागज़ों के गट्ठर को यानी कि जो जितने भी कागज़ होते हैं उनको पानी में भिगोकर डाल दिया जाता है तो वो लुगदी बन जाती है। तो उस लुगदी को बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाएगा, NaOH का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कागज़ के निर्माण में, और कागज़ को बहुत सारा कागज़ इकट्ठा करके अगर किसी कंटेनर में डाल दिया जाए जिसमें जल भी हो और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो वो जो लुगदी बनेगी उसके बाद ही कागज़ का निर्माण होगा। तो पहले लुगदी का निर्माण किसकी सहायता से किया जाता है, लुगदी का निर्माण भी NaOH की सहायता से किया जाता है। उसके बाद कागज़ का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको एक ही लाइन में बोलता हूँ, जितना भी बताया उसको कट कर देना। नेक्स्ट उपयोग देखेंगे तीसरा उपयोग है, अगला जो हमारा उपयोग है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। चलिए देखते हैं। दूसरा उपयोग है
सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। अगला जो हमारा क्षार है इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इसके उपयोग पढ़ेंगे। आप समझिए, बड़े आसानी से इसके सभी उपयोग मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं, 4 पॉइंट इसके सामने आएंगे, ज़्यादा नहीं, कम से कम 4 या 5 पॉइंटों में इसके उपयोग मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, गौर करिए ज़रा। पहला उपयोग है, इसका उपयोग साबुन निर्माण में किया जाता है। NaOH का उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है, अर्थात NaOH की मदद से ही साबुन का निर्माण होता है। दूसरा उपयोग देखेंगे, NaOH का उपयोग डिटर्जेंट पाउडर, यानी जिसको बोलते हैं धावन पाउडर बनाने में भी किया जाता है। NaOH का उपयोग धावन पाउडर यानी डिटर्जेंट पाउडर जो कि सर्फ होती है उसको बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला तीसरा उपयोग है NaOH का उपयोग कागज और लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। यानी कागज और उसकी लुगदी से ही कागज का निर्माण होता है। ठीक है, कागज बनेगा, उसकी लुगदी बनेगी, तो इन सभी चीज़ों का जो निर्माण हो रहा है, NaOH का उपयोग जो है कागज और उसकी लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तीसरा उपयोग हुआ। अब चौथा उपयोग देखेंगे यहाँ। NaOH का उपयोग रेयॉन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उपयोग देखेंगे। 5th नंबर का जो उपयोग है, NaOH का उपयोग अनेक रसायन बनाने के लिए किया जाता है। NaOH यानी कि क्षार है, ये प्रबल क्षार है। NaOH का उपयोग अनेक रसायनों के निर्माण में किया जाता है। अनेक रसायनों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो उपयोग हो गए हैं, ये प्रबल क्षार जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके उपयोग देखे हैं आपने। एक बार इनका क्विक रिवीजन करा देता हूँ, जरा देखिए। NaOH का उपयोग साबुन के निर्माण में किया जाता है, यानी कि साबुन की जो इंडस्ट्री है जिसमें साबुन का निर्माण किया जाता है, वहाँ NaOH का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाएगा ताकि साबुन का निर्माण हो सके। ठीक है, दूसरा उपयोग है NaOH का उपयोग धावन पाउडर यानी डिटर्जेंट पाउडर जिसको सर्फ कहते हैं, जिससे कपड़े धोए जाते हैं, उसका निर्माण करने के लिए भी NaOH का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? क्या है
तीसरा उपयोग जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कागज़ का निर्माण करने के लिए किया जाता है। तो कागज़ का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले कागज़ की लुगदी बनाई जाती है, उसके बाद कागज़ का निर्माण होता है। तो कागज़ की लुगदी बनाने के लिए भी NaOH का उपयोग होगा। बहुत बड़े कंटेनर में बहुत सारे कागज़ों को, जिन्हें कच्चा मटेरियल जो होता है, जो पेड़ों की छाल जो प्राप्त होती है, उनको डाल दिया जाता है। फिर उनको क्या किया जाता है? बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है। और गर्म करने से पहले उसमें जो डाला जाता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्षार होता है। तो ये क्षार क्या मदद करता है? वो कागज़ की लुगदी को अच्छा कागज़ निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कागज़ की लुगदी तो बनेगी ही बनेगी, साथ में कागज़ का अच्छा निर्माण भी हो जाएगा। तो कागज़ का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया हमने? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, उपयोग है चौथा उपयोग देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग रेयन फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। जो रेयन फाइबर यानी कि धागे होते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं, उनका निर्माण करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अनेक केमिकल्स को निर्मित करने के लिए भी किया जाता है। बहुत सारे केमिकल बनाए जाते हैं दवाइयों के लिए, तो उन केमिकल्स का निर्माण करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग यानी क्षार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके, आगे देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। ये दो लाइन के रूप में मैं आपको कराने वाला हूँ सिर्फ, और फिर ये क्षार के उपयोग खत्म हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है अगला तीसरा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। अब अगला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। तो यहाँ देखिए पहला उपयोग है, सबसे पहला, दो ही उपयोग है, इसमें ज़्यादा नहीं है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। प्रति अम्ल बनाने के लिए किया जाता है। अम्ल बनाने में किया जाता है। ठीक है, एक तो उपयोग ये हो गया। अब दूसरा उपयोग और देखिए, अगला उपयोग है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। यानी कपड़ा जो बनाया जाता है जिस इंडस्ट्री में, जिस कारखाने में, जिस फैक्ट्री में, तो उसको बोलेंगे वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है अब चौथा जो है मेरे पास, चौथा मैं आपको बता दूं, चौथा कौन है? चौथा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड था, अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, अब इसके उपयोग देखिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग बहुत आसान है, इसके उपयोग भी, पहला और दूसरा। पहला उपयोग है क्लीसिंग एजेंट बनाने में। ठीक है, क्लीसिंग एजेंट बनाने में अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH का उपयोग किया जाता है, उपयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग करते हैं। बस एक और उपयोग है इसका। नेक्स्ट है, अब दूसरा उपयोग देखेंगे। दूसरा उपयोग है अमोनियम लवण बनाने के लिए। अमोनियम ये NH4OH जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, उसका दूसरा उपयोग देखिए, अमोनियम लवण बनाने में। तो पहला उपयोग था क्लीसिंग एजेंट बनाने में NH4OH का उपयोग किया जाता है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और यहाँ दूसरा उपयोग कह रहा है कि अमोनियम लवण बनाने में भी NH4OH का उपयोग किया जाता है,
करते हैं या किया जाता, बात एक ही है, ठीक है। तो ये जो उपयोग हो गए, क्षारों के उपयोग यहाँ इस प्रकार से समाप्त होते हैं। एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं। पहला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पहले प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है, दूसरा वस्त्र उद्योग में किया जाता है। इसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग देखेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सबसे पहला उपयोग है क्लीसेंट एजेंट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा अमोनियम लवण बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये उपयोग आपने देखे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के और साथ में देखे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के, और इसे अब मैंने क्षारों के उपयोग समाप्त कर दिए, ठीक है, ओके।